नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में उत्तराखंड से खबर और सबसे पहले पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जिसकी बात कर लेते हैं। आज नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि राज्य में पंचायत चुनाव में 2 वोटर लिस्ट में नाम वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव के बाद अगर वो कैंडिडेट जिसके 2 वोटर लिस्ट में नाम हैं, अगर वो जीत जाता है और अगर उनके खिलाफ आपत्ति होती है तो अलग से पिटीशन लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव पर रोक नहीं है और हाईकोर्ट ने पंचायती राज एक्ट के तहत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इससे पहले आदेश दिया गया था। चुनाव आयोग और याचिकाओं को सुनते हुए अदालत की ओर से आदेश दिया गया था कि जिनके नाम 2 वोटर लिस्ट में हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में दोबारा याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट ने अब साफ किया कि जिनके 2 जगहों पर नाम होंगे वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव अगर वो जीत जाते हैं और उन्हें लेकर कोई आपत्ति होती है तो अलग से पिटीशन लगाई जा सकती है। कोर्ट के सामने ये थी कि कोर्ट के आदेश के कारण, जिससे में गाइडलाइंस को एक जो सर्कुलर बाद का है उसको स्टे किया गया 6 जुलाई को, उसके कारण इलेक्शन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मेंशन के दौरान ही कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया अपने इलेक्शन प्रक्रिया के बारे में कोई स्टे का आदेश पारित नहीं किया है, इलेक्शन प्रक्रिया को स्टे नहीं किया है। और अगर किसी को कोई ग्रीवांस होगी तो वो अपना जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। इसी जब मेंशन के साथ में ये स्थिति स्पष्ट होगी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से कि इलेक्शन प्रक्रिया पे किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है। और पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि स्थगित की गई चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया 2 बजे से शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव संबल देने की प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी। 2 वोटर लिस्ट में नाम वाले कैंडिडेट्स के सवाल पर आयोग ने चुप्पी साधी है फिलहाल। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक जो भी आपत्तियां होंगी अब चुनाव के बाद ही आपत्तिकर्ता कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि चुनाव प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। फिलहाल 2 वोटर लिस्ट में नाम वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में जिन लोगों के नाम इस आधार पर काटे गए हैं कि उनके नाम 2 वोटर लिस्ट में हैं, वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, उनका जो फैसला वोटर लिस्ट उनके पर्चे को खारिज करने का लिया गया था, क्या उस फैसले को चुनाव आयोग वापस लेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात है। जो हमारी आगे की कार्रवाई है सिंबल अलॉटमेंट की, ये 2 बजे से लेकर आज 6 बजे तक किए जाना और जो सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई आज शेष रह जाएगी उसको कल प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करते हुए कार्य समाप्ति तक किया जाना है और शेष समस्त जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमारी जो मूल अधिसूचना है, जो हमारा कार्यक्रम है, उसके अनुसार बाकी सभी तिथियां यथावत रहेंगी। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अदालत ने तो क्लियर कर दिया है कि जिनके नाम 2 वोटर लिस्ट में हैं वो भी अब चुनाव लड़ सकते हैं। अपने पिछले आदेश को इस वक्त कह सकते हैं कि अदालत ने खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती है कि जिन लोगों के नाम नॉमिनेशन रद्द किए गए अलग अलग जगहों पर 2 वोटर लिस्ट में नाम होने की वजह से, अब उनका क्या? देखिए, मैंने कहा इसमें 2 चीजें हैं। हाईकोर्ट ने अपना कोई डिसीजन नहीं बदला है। हाईकोर्ट ने ये बात मानी है कि 2 वोटर लिस्ट में अगर कोई नाम है तो इनवैलिड है, वो मान्य नहीं है, अवैध है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया आपकी जारी है पंचायत राज एक्ट के तहत, आप चुनाव प्रक्रिया को जारी रखिए। किसी को अगर ऑब्जेक्शन है कि इसका 2 वोटर लिस्ट में नाम है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इस पर सुनवाई होगी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद। वो चुनाव में कोई इंटरवीन नहीं करेगा, चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप चुनाव प्रक्रिया जारी रखिए। जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो चुनाव के बाद हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, कोर्ट का रुख कर सकता है। दूसरी जो बात है, चुनाव प्रक्रिया फिलहाल अपनी कंटिन्यूस रहेगी। जिस तरह से हमने कहा कि अभी 2 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और जो शेष बचे हैं वो कल सुबह से 8 बजे से उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
ये पूरा मामला रहा। दूसरी जो बात है कि जो लोग जिनका नाम काटे जा चुके हैं इस आधार पर, जिनका नॉमिनेशन फॉर्म निरस्त किया जा चुका है इस आधार पर, जिनके दो वोटर लिस्ट में नाम है, वो दोबारा से उन पर सुनवाई नहीं होगी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग कोई सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की जो नॉमिनेशन फॉर्म की जो कट ऑफ डेट थी कि आप नाम वापसी या फिर उनका जो स्क्रूटनी होनी थी वो हो चुकी है। पूरा जो प्रोसेस अभी तक हो चुका है ये ठीक ऐसे ही आगे बढ़ेगा। इसमें जिसको भी ऑब्जेक्शन होगा, जिसका दो वोटर लिस्ट में नाम होने के कारण जिनका नॉमिनेशन रद्द किया जा चुका है, या दो वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद जिनका नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ है, इन दोनों में भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट की शरण में जा सकता है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद, यानी कि उस पर सुनवाई पूरी प्रक्रिया पूरे प्रोसेस होने के बाद ही होगी। जी सुनील, लेकिन कंफ्यूजन तो दिख रहा है। एक विधानसभा की एक पंचायत सीट की बात हो रही थी जहां पर 3 कैंडिडेट थे, 2 का नाम इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो 2 अलग अलग जगहों से वोटर लिस्ट का हिस्सा थे, लेकिन तीसरी कैंडिडेट जो बच गई हैं उनका नाम 3 जगहों पर वोटर के तौर पर था, बावजूद इसके वो अकेली वहां पर उम्मीदवार बची हैं, यानी कि उनका जीतना तय है। तो इस तरह के विवादित मसले क्या अब चुनाव के बाद ही सुने जाएंगे? तो फिलहाल संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी से, लेकिन अदालत ने ये क्लियर कर दिया कि 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी अब कैंडिडेट चुनाव लड़ सकेंगे जिनके नॉमिनेशन पत्र को ले लिया गया है, मंजूर कर लिया गया है, जिनका नाम कैंडिडेट के तौर पर मंजूर कर लिया गया है। जो भी आपत्ति होगी अब चुनाव के बाद देखी जाएगी। इधर सीएम धामी के आदेश के बाद ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। कई जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 281 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहरादून में 82 लोग गिरफ्तार किए गए। हरिद्वार में 55 कालने में गिरफ्तार किए गए। नैनीताल जिले में 9 और उधम सिंह नगर में 120 ढोंगी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं टिहरी से भी 15 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए। धर्म की आड़ में ये लोगों को ठग रहे थे। ढोंगियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। रुड़की में भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई हो रही है। पिरानकलियर और मंगलौर क्षेत्र से 6 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए ढोंगी बाबा पिछले लंबे वक्त से इन्हीं इलाकों में रह रहे थे। यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं ये सभी। पुलिस का कहना है कि ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को ठगने का काम करते थे। इधर रामनगर में भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है जो धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। पूरे राज्य में ऑपरेशन कालनेमी के तहत इसी तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। चमोली के गोपेश्वर में आज लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। मनोज सिंह के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। 29 जून को घांघरिया में घोड़ा संचालन का काम कर रहे मनोज सिंह अचानक लापता हो गए, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने उनकी तलाश शुरू की और रविवार को मनोज का शव हेमकुंड साहिब के घांघरिया में एक पेड़ से लटकता मिला। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मनोज के परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। चमोली में बारिश की वजह से पीएमजीएसवाई की पोखरी सैंजी सियूण सड़क 12 दिनों से बंद है। सुडेरा गनपानी में पुल के पास सड़क का पुश्ता टूट गया, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने रोड को जल्द से जल्द ठीक किए जाने की मांग की है। की सारी दीवारें यहाँ पे निकल चुकी हैं, पूरी रोडें डैमेज हो चुकी हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ पास नहीं हो पा रही हैं। ग्रामीण पैदल यहाँ पे से अपने घर को पहुँच रहे हैं। बहुत दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। मैं पीएमजीएसवाई विभाग से और अपने शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा। साल 2022 में देहरादून के सरखेत इलाके में आई आपदा के जख्म 3 साल बाद भी हरे हैं। अब पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हैं तो इलाके से प्रधान के लिए 3 दावेदार आगे आए हैं और लोग तीनों से ही नाराज चल रहे हैं।
ये तस्वीरें हैं देहरादून के सरखेत की, जहां 2022 में आपदा के दौरान के मिले जख्म की याद आज भी ताजा है। आपदा के 3 साल बाद भी लोग टूटी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। ना इलाके में सड़क बन पाई है और ना ही यहाँ के हालात बदले हैं। देहरादून के पास मालदेवता से करीब 5 किलोमीटर दूर सरखेत और सीतापुर गांव में 3 साल पहले बारिश कहर बनकर टूटी थी। आपदा के बाद जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं, उनके लिए जख्म आज भी हरे हैं। राजधानी के करीब होने के बावजूद गांव के मूलभूत सुविधाएं आज भी कोसों दूर हैं, जबकि मसूरी और रायपुर दो विधानसभाओं से जुड़े इस गांव के लोग हैं। गांव के प्रधान से तो लोगों को ना के बराबर की उम्मीद है। हालात वैसी के वैसी हैं जी। 2022 से 2025 हो गया, कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार ने बड़ी 2014 के बाद ये रोड पास करी, फिर पास करने के बाद भी ऐसे ठेकेदार के हाथ भेजी है, जो ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। हम बोलते हैं यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये दिक्कत है, हाँ हो जाएगा। 2-3 बार हमने विरोध भी करा, धरना प्रदर्शन करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिक्कत है, रोड का समस्या है बहुत ज़्यादा यहाँ। एक तो यहाँ पे म्यूजिक नहीं चलते, स्कूल के बच्चे लोग के बहुत परेशानियाँ होती है ये आने जाने में, यही बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ। तो अभी मुद्दे क्या है इस इलाके में, क्या समस्या है? जो प्रधान है उठ रहे चुनाव के अभी तो प्रधान अभी बनेंगे तब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो भी पुराने वालों ने नहीं किया, पुराने वाले कहाँ किए। वहीं पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधान पद पर 3 दावेदार मैदान में हैं और सबकी लाइन एक ही है, गांव में सड़क लाकर रहेंगे। वैसे ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जहां अब लोगों में जनप्रतिनिधियों से कोई उम्मीद नहीं रही। भारती सकलानी उनियाल, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर पंचायत चुनाव में बारिश मुसीबत बन रही है। उम्मीदवारों को प्रचार करने में दिक्कत हो रही है। वहीं वोटिंग के दिन भी बारिश की वजह से प्रत्याशियों की नींद अभी से ही खराब हो रही है कि कहीं बारिश ना हो जाए। मॉनसून की बारिश ने पंचायत चुनाव में भी खलल डाला हुआ है। तेज बारिश से रोड पर आ रहे मलबे ने चुनावी प्रचार में बाधा डाल रखी है। पहाड़ी हिस्से में सड़कों से दूर दराज के गांव तक पहुंचना उम्मीदवारों के लिए मुश्किल भरा हो रहा है। कुल मिलाकर मॉनसून की बारिश पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए मुसीबत बन रही है। तराई क्षेत्र में तो मैदानी क्षेत्रों में हो तो यहाँ इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ भौगोलिक स्थिति बड़ी खराब है हमारी। पिथौरागढ़ हो या गढ़वाल हो, यहाँ पे जो एक ग्राम प्रधान पद हो या जिला पंचायत पद हो, उनके लिए दूरस्थ क्षेत्र जाना होता है, कहीं पर रास्ते बन रहे हैं। तो मैं अपने सरकार और प्रशासन से निवेदन करूँगा कि हर इस चुनाव बिला में हमारे सरकारी तंत्र तैयार रहे, जिससे कि हमारे जनप्रतिनिधियों को कोई चुनाव लड़ने में दिक्कत ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्षा का सीज़न है, इस सीज़न के वजह से लोग बाग कुछ कम आएंगे पोलिंग करने के लिए। नैनीताल के तराई के हिस्से को छोड़ दिया जाए तो रामगढ़, धारी, ओखलकांडा, बेताल घाट में मॉनसून की बारिश में मतदान कराने की सबसे ज्यादा चुनौती होगी। हालांकि प्रशासन चुनाव के दौरान किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने का दम भर रहा है। सीजन भी पीक पर होगा और चुनाव आएगा, तो इस दौरान हमें वो आपदा वाला जो सेंसिटिविटी है वो बनी रहेगी चुनाव में। तो उसको लेकर भी पर्याप्त अरेंजमेंट कराए जा रहे हैं। टीमें सकुशल मतदान केंद्रों तक जाएं, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, उसके बाद वापसी हो सामग्री के साथ। उसके लिए सेफ्टी के अरेंजमेंट के लिए कंटिजेंसी प्लान भी बनाए गए हैं। तो हम सब लोगों का मिलकर यही प्रयास है कि शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप में हम लोग चुनाव कराएं। बहरहाल अगर मतदान के दिन बारिश हुई तो निश्चित ही लोग कम ही घरों से बाहर वोटिंग के लिए निकलेंगे। ऐसे में कई उम्मीदवारों की हार का कारण भी मॉनसून में चुनाव कराना बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक जनजाति ऐसी भी है जिसकी तादाद बहुत कम है। वनराजी जनजाति दुनिया की उन जनजातियों में शुमार है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है और इन्हें बचाने की कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में इस जनजाति को कोई भी प्रतिनिधित्व मिल पाना संभव नहीं दिख रहा। उत्तराखंड में हो रहे पंचायत चुनाव में हर तबका मैदान में है, लेकिन वनराजी जनजाति के लिए सीट रिजर्व होने के बाद भी उसे पंचायती राज में कोई मौका नहीं मिल रहा है। असल में डीडीहाट के खेतार कन्याल गांव की ग्राम प्रधान सीट
एसटी महिला के लिए रिजर्व है। बावजूद इसके वनराजी जनजाति से कोई महिला कैंडिडेट नहीं मिली। असल में पंचायत चुनाव में रिजर्व कैटेगरी के लिए 8वीं पास जरूरी है, लेकिन वनराजी जनजाति में 8वीं पास महिला खोजना भी नामुमकिन हो गया। नतीजा ये है कि खेतार कन्याल गांव में ग्राम प्रधान के लिए कोई नामांकन ही नहीं हो पाया। नहीं मिली क्योंकि अभी कुटा चौरानी का पूरा राजी जनजाति का है, 32 लगभग परिवार है वहाँ पर। वहाँ पर महिलाओं की सीट आई हुई है, यानी कि राजी जनजाति की महिला सीट आई हुई है। खेतार कन्याल गांव की आबादी 920 है, जिसमें 478 महिलाएं हैं। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति सबसे अधिक पिथौरागढ़ में रहती है। धारचूला, डीडीहाट और कनाली छीना में ये जनजाति अपने वजूद के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। धारचूला की किमखोला ग्राम सभा में भी वनराजी जनजाति के नरेंद्र ने मैदान में उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका भी नामांकन रद्द हो गया। ऐसे में साफ है कि जहां हर वर्ग गांव की सरकार का भले ही हिस्सेदार होगा, लेकिन वनराजी जनजाति इस हिस्सेदारी में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे गांव वालों का यही कहना है। इसलिए धारचूला में हमारे कागजों पर कुछ आपत्ति, हमारे अदर लोगों ने आपत्ति लगाई थी, वो आपत्ति हमारी धारचूला में नहीं सुनी गई। इसलिए हमें डीएम साहब के पास आया था, यहाँ से भी नहीं हो पाया। इससे मांगा जाएगा कि किस जनपद में कितने पद रिक्त है। रिक्त पदों की सूचना तो जनपद से भेजी जाएगी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जहाँ पर जगह खाली रहेगी उसकी अधिसूचना जारी करेगा। उसके बाद वो निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। वनराजी जनजाति की जनसंख्या सिर्फ 1279 है। इस जनजाति की उम्र भी काफी कम होती है। ऐसे में इस जनजाति को बचाने के लिए कई कोशिशें हो रही हैं। बावजूद इसके चुनाव में इसकी हिस्सेदारी 0 है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पंचायत चुनाव में दुर्लभ जनजाति के लिए भी क्या वही नियम होने चाहिए जो आम लोगों के लिए हैं, या फिर उनकी दुर्लभता को देखते हुए नियमों में बदलाव जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार को दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। भगवान शिव के मंदिर में सीएम ने जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। तो सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीर, जहां सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लोग लाइन लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में ही विराजते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ हरिद्वार पहुंच रहे शिव भक्त भी और कांवड़िए भी जलाभिषेक कर रहे हैं। जिस समय राजा दक्ष का शीश जो है भैरव ने, महादेव के गण भैरव ने उतारा था, तो उस समय पे फिर महादेव ने एक दूसरा शीश उनको मस्तक किया था और वायदा किया था उनसे कि मैं सावन के महीने में यहीं पे निवास करूंगा। तो यह कनखल के सावन का, दक्ष मंदिर के सावन का विशेष महत्व है अन्य मंदिरों की अपेक्षा। कहते हैं यहाँ पे अगर आप कोई मन्नत मांगते हो तो वो पूरी होती है, और कहा जाता है कि क्षति को प्रसाद चढ़ाने से, जल चढ़ाने से भी मन्नत पूरी होती है। तो इसी वजह से, श्रद्धा की वजह से, और आज सावन का पहला सोमवार भी बोला जाता है, तो इसलिए भी आए। अच्छी खासी भीड़ भाड़ है, सही है, बट क्या नाम कहते हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटी है, सुरक्षा है, वो अच्छी है यहाँ की। बहुत आनंद आ रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सभी लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, या जिसकी जो भी मनोकामना होती है उस हिसाब से भोलेनाथ को जो उसका जो
मन होता है वो चीज़ चढ़ा रहे हैं। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, भाव के भूखे होते हैं भगवान। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है और लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुँच रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन कथाओं में काफ़ी इतिहास बताया गया है, काफ़ी गहरा महत्व इसका बताया गया है कि भगवान शिव से सीधा इसका मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पूरा मंदिर बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। पुलिस की प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि व्यवस्थित रूप से जो लोगों की जो आराधना है, जो पूजा अर्चना है वो चलती रहे, किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा यहाँ पर ना हो। सावन के सभी सोमवार यहाँ पर भक्तों का तांता इसी तरह से लगा रहेगा। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। तो सावन पर देश भर से आए शिव भक्त गंगा स्नान के बाद पौराणिक मंदिर नीलकंठ महादेव भी पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। देर रात से ही मंदिर के बाहर कतार लगी थी। 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां जलाभिषेक कर चुके हैं। तो पड़े अब ऋषिकेश आए नीलकंठ की यात्रा करने। अभी जाएंगे, नहाएंगे, स्नान करने के बाद जल अभिषेक करेंगे नीलकंठ का और आज 5 बजे जल उठाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। सावन के पहले सोमवार को पचवादून के शिव मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ है। सेलाकुई, बाड़वाला, विकासनगर के प्राचीन मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, मनोकामना पूरी करने की भगवान शिव से कामना कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ और फलकारी माना जाता है। वहीं केदारनाथ धाम में भी सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के पहले सोमवार के दिन केदारनाथ में विशेष पूजा की गई। दूसरी ओर बारिश के बाद भी लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 13,50,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 2025 का पवित्र श्रावण मास और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आज श्रावण मास का पहला सोमवार और बाबा केदार की कृपा से आज गर्भगृह में पंच पूजा विशेष पूजा अर्चन भगत बाबा केदार का किया गया और बाबा केदार से विशेष प्रार्थना की गई कि बाबा आप में श्रद्धा विश्वास रखने वाले देश विदेश के सभी भक्तों का पूर्ण कल्याण करें। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के बीच पति पत्नी के रिश्ते में त्याग और समर्पण की सच्ची मिसाल देखने को मिली। यूपी के गाजियाबाद जिले से आई आशा अपने दिव्यांग पति को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार के मंदिरों के दर्शन करवा रही हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर पैदल ही लौटने की बात कह रही हैं। पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिद्वार पहुंचे गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के रहने वाले सचिन 1 साल पहले बीमारी की वजह से चलने फिरने में अक्षम हो गए। सचिन का कहना है कि पिछले 15 सालों से हरिद्वार कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन पिछले साल वो नहीं आ पाए, जिसके बाद इस बार उनकी पत्नी आशा ने उन्हें कंधे पर बैठाकर पैदल यात्रा करने का फैसला किया। आशा का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि वो इसी तरह पति को कंधे पर बैठाकर 170 किलोमीटर की दूरी आराम से पूरा कर लेंगी। आज सबकी सुनते हैं, उन्होंने मैं तेरे कांवर मैंने चढ़ा चुका हूँ। मैं हर की पौड़ी से अपने गांव बाबा खुशहालनाथ के मंदिर पे मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। और हो सकता है, देखो पत्नी जो है लाइफ पार्टनर तो होती है, लेकिन जीवन का आधार भी होती है। तो हो सकता है कि ये मुझे मेरी घरवाली के मुख से कह के बाबा ने मुझे बुलाया हो। बस मन में एक विचार सा आया था कि ये तो मना कर रहे हैं कि आशा बहुत कैड़ा कठिन है, समय बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है कि तू ले जाएगी, हल्का सफ़र है। मगर हमें क्या एक साथ थोड़ी ना जाना है, धीरे धीरे चलेंगे, जैसे जा रहे हैं सब ऐसे ही चलेंगे धीरे धीरे। कठिन तो हो रहा है क्योंकि मुझे अब थोड़ा कठिन इसलिए नहीं लगता, मुझे अपने पति को अपने गोद से उठाते उठाते 1 साल हो गया पूरा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। अगर दर्द से परे आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।